आज हम एक मर्डर केस के बारे में बात करेंगे। अगर कोई मर्डर होता है और उसमें जो वेपन्स का इस्तेमाल होता है, जैसे रिवॉल्वर हो या कितनी प्रकार की गोलियों में बताऊंगा, तो उस मर्डर केस को हम क्रिमिनल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। ताकि कोर्ट के अंदर हम उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे कि इसी आदमी ने मर्डर की है और इसी वेपन से मर्डर किया है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम लोग फिंगरप्रिंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर कोई ये बता सकता है कि अगर कोई मर्डर होता है तो उसमें हम कौन कौन से एविडेंस के बेस पे हम अपने केस को एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं कोर्ट के। केस हमारे पास है, केस ओपन करो। केस में क्या लिखा है? केस है स्टेट वर्सेस स्मिथ का केस है। स्मिथ को उसको एज ए क्रिमिनल मर्डरर के रूप में उसको अरेस्ट किया गया था। एविडेंस उसके खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद उसने डिनाई किया कि उसने कोई भी मर्डर किया नहीं है। तो हम कैसे एस्टेब्लिशमेंट करेंगे कि स्मिथ ने ही मर्डर किया है? हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे? दिस अ क्वेश्चन। हमारे पास बंदूक है, हमारे पास मर्डरर सामने है, हमारे सामने है, विटनेस हमारे पास है, तो हम कैसे एस्टेब्लिशमेंट करेंगे कि ये मर्डर उसने किया है? ये सवाल हमारे सामने है। तो अगर कोई भी मर्डर होता है, कोई भी अगर मर्डर होता है तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास वेपन्स होता है जिससे मर्डर किया गया। वो रिवॉल्वर भी हो सकता है, कोई आर्म्स हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई तलवार हो सकती है, स्वॉर्ड होता है, कोई भी हमारे पास, एक तो हमारे पास कोई ना कोई वेपन हमारे पास होगा, राइट्स। और वेपन्स के साथ साथ हमारे उसके फिंगरप्रिंट्स भी होंगे। तो कोई भी अगर मर्डर होता है या कोई भी अगर क्राइम होता है तो हम उसकी जांच कैसे करेंगे? आज हमारा सब्जेक्ट है बैलिस्टिक के ऊपर। बैलिस्टिक से मेरा मतलब है जो मर्डर बंदूक से की जाती है, रिवॉल्वर से की जाती है। आज का हमारा फोकस उसके ऊपर है, करेक्ट। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट्स क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि फिंगरप्रिंट्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। अपना पीपीटी ओपन करो। पहला टाइप क्या है? आर्चेस। आर्चेस किसको बोलते हैं? आर्चेस मीनिंग व्हाट? आर्चेज मीनिंग क्या? वो एक साइड से इंटर करता है और दूसरे साइड से वो बाहर चला जाता है। हमारे फिंगरप्रिंट पे देख रहे हो ना, रिजेज बने होते हैं। तो कुछ रिजेज होते हैं कि हमारे फिंगर्स में एक तरफ से वो इंटर करता है और दूसरी तरफ से वो बाहर चला जाता है। तो अगर इस प्रकार की अगर कोई भी रिजेज हमारे फिंगरप्रिंट्स में है तो हम उसको बोलेंगे, आइए गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आइए, तो हम उसको बोलेंगे आर्च। तो दिस ए टाइप ऑफ द फिंगरप्रिंट्स। तो आर्च फिंगरप्रिंट हम किसको बोलेंगे? वो वन साइड से इंटर करेगा और दूसरे साइड से आउट हो जाएगा, हम उसको बोलेंगे आर्च फिंगरप्रिंट्स। वेरी मच क्लियर। उस पर नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद क्या है? प्लेन आर्चेस। उसके बाद हमारा टेंटेड आर्चेस। तो टेंटेड आर्चेस हम किसको बोलते हैं? टेंटेड आर्चेस तुम देखोगे फिंगरप्रिंट को, तुम अगर एक वो थोड़ा इलाज करो तो उसमें देखोगे कि एक माउंटेन की तरह ऐसे बना हुआ है। ऐसे माउंटेन बना है ना, माउंटेन बन के फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, राइट। माउंटेन बना हुआ है। तो जो माउंटेन बना है ना, उसको हम बोलते हैं टेंटेड आर्च। अगर हम बोलने कि किस प्रकार का ये फिंगरप्रिंट्स है, तो अगर उसमें टेंटेड है, अगर माउंटेन टाइप है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? टेंटेड आर्च। वेरी मच क्लियर। अब तुम आ जाओ स्लाइड नंबर 13। मोबाइल में ओपन करो, तुम्हारे सबको शेयर किया हुआ, ग्रुप में ओपन किया है। स्लाइड नंबर 13 हाँ 13 में क्या है? नहीं, स्लाइड नंबर 13 में प्लेन वर्ल है। प्लेन वर्ल है, उसका शेप देखो कैसे, वो मिडिल में है ना, मिडिल में वो सर्कल है, मिडिल में वो सर्कल है। तो अगर इस तरफ के फिंगरप्रिंट्स हमारे यहाँ होंगे तो हम उसको वर्ल बोलेंगे। हम लोग उसको हिंदी में ज़्यादा तो बोलते हैं किसी उंगली में शंख है, ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस की भाषा में हम उसको बोलते हैं वर्ल टाइप। इसके 4 लेयर हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, इसके 4 लेयर हैं। और फिंगरप्रिंट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो तीसरे या चौथे लेयर से होती है। तो जब तक वो अंदर की डैमेज नहीं होगी तब तक ऊपर का सरफेस भी डैमेज नहीं होगा। लेकिन बहुत से ऐसे रेयर केसेस में अगर हमारी फिंगर्स अगर बहुत ही तरह अगर बॉन्डेड हो गई है, एक्सीडेंट में टूट गया हो और उसकी इफेक्ट अंदर तक गई हो, तो हमारे फिंगरप्रिंट्स पे थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल सकती है। इस तरह के फिंगरप्रिंट्स को हम बोलते हैं एक्सीडेंटल फिंगरप्रिंट्स। वेरी मच क्लियर।
तो अभी हमारे पास मोस्ट कॉमन कितने तरह के आ गए, लास्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 17। वीडियो को रन करो, ठीक है, वीडियो को रन किया, करेक्ट। तो उसके हाथ जो है, उसके ट्रिगर पे उसका हाथ है, उसका ट्रिगर के ऊपर हाथ है उसका, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका फिंगरप्रिंट्स उस ट्रिगर के पास, उस रिवॉल्वर पे उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान हमारे पास है। हाँ वीडियो लास्ट वन। हमारे पास, हमको ये मालूम है कि फिंगरप्रिंट्स क्या है, कितने प्रकार का फिंगरप्रिंट्स है, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई फिंगरप्रिंट्स ऑन द एनी आर्म्स। तो उस जब भी हम रिवॉल्वर चलाएंगे तो हमारे हाथ तो ट्रिगर पे रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको फिंगरप्रिंट्स वहाँ मिलने वाला है ना हमारे पास। तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रिवॉल्वर के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं वो किस टाइप का है, ओवल है, लूप है या आर्च है। ये सारी चीज़ों को सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो रिवॉल्वर के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले वो किस टाइप का है। जब हम उसको लैब में ले जाकर डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे पास एक फिंगरप्रिंट्स आ जाएगा। हमारे पास मर्डरर नहीं है, हमारे सामने किलर नहीं है, हमारे सामने क्या है, वेपन्स है, और हमारे पास सैंपल है फिंगरप्रिंट्स का। वेरी मच क्लियर। हमको ये मालूम है कि इस टाइप का फिंगरप्रिंट्स अगर हमें मिल जाए तो हम कातिल को पकड़ सकते हैं, राइट। तो इसके एक डेटा सिस्टम है। सबसे पहले FBI के पास ये डेटा था पूरे वर्ल्ड के ऊपर, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी क्रिमिनल्स हैं या जो लोग भी कभी भी अरेस्ट हुए हैं, आज की फिंगरप्रिंट्स की डेटा उनके पास है। और आज मुझे लगता है कि किसी का भी फिंगरप्रिंट्स तो अभी छुपा हुआ नहीं है। हम लोग डर्ट मैट्रिक्स में जाते हैं, आधार कार्ड बनाने जाते हैं, पैन कार्ड बनाने जाओ, कहीं भी जाओ तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे स्टोर हो जाता है, राइट। तो ये जितने भी फिंगरप्रिंट्स स्टोर होते हैं वो हमारे एक डेटा सेंटर में जाके वो स्टोर हो जाता है, जो गवर्नमेंट के पास एक्सेस होता है उसका। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी डेटा स्टोर के लिए एक एक्ट भी बनाया है। तो हमारे जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं वो सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स उनके डेटा सेंटर्स में कलेक्टेड है। अब इमेजिन करो, अब हमारे पास एक फिंगरप्रिंट्स आ गया, पुलिस को एक फिंगरप्रिंट्स हमने डेवलप करके दे दिया, बॉस दिस इज द फिंगरप्रिंट्स विच इज़ फाउंड ऑन द गन। उस फिंगरप्रिंट्स को क्या करेंगे, जो डेटा सेंटर में जाकर मैच करेंगे कि ये फिंगरप्रिंट्स किस आदमी से मैच होता है। वेरी मच क्लियर। तो आज हाँ, तो ये चीज़ें कितनी आसान है। अगर मान लो किसी का भी अगर ये फिंगरप्रिंट्स अगर उसमें मैच हो जाता है तो कातिल हमारे सामने है। वेरी पेपर राइट, यस। तो मैनुअली जब हमारे पास फॉरेंसिक्स एंड डेवलपमेंट नहीं थी, देन इट वाज मैच्ड मैनुअली। टू मच टाइम in years, it may be month, years. Yes, every one by one page you have to go and you have to match the fingerprints. But now it is on the tips. Yes, sir. Very much clear. तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास गन है, हमारे पास फिंगरप्रिंट्स आ गया, हमने डेवलप किया। और अगर फिंगरप्रिंट्स डेटा में हमारे पास फिंगरप्रिंट्स है, देन वी कैन फाइंड आउट कि इस गन के ऊपर इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स हैं। वेरी मच क्लियर। तो हम एस्टैब्लिश इसे कर सकते हैं कि इस गन ये आदमी के पास थी और इससे बुलेट चली गई। वेरी मच क्लियर, देयर इज एनी डाउट। केवल 1 या 2 से केसेज आज तक मिले हैं जिसके फिंगरप्रिंट्स आपस में 90% तक मैच हुआ है, लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट्स है वेरी मच यूनिक। इट कैन नॉट बी मैच विथ एनीवन, इज नॉट पॉसिबल टिल टुडे, राइट। तो सबसे पहले हमने फिंगरप्रिंट एनालिसिस किया। हम एक मर्डर केस को सॉल्व कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू फाइंडिंग हु हैज़ मर्डर दिस किल्ड दैट पर्सन, राइट। तो फर्स्ट हमने देखा कि उस वेपन के ऊपर फिंगरप्रिंट के निशान है, उसको हमने मैच करने की कोशिश किया। अगर वो मैच हो गया, देन हमारे पास क्या आता है, बैलिस्टिक एनालिसिस। अगर हम एक बात करते हैं, फिर एक वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, फिर देखो। और जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, ये तुम्हारे केवल LLB से रिलेटेड नहीं है। LLB के साथ साथ जब भी तुम कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे और तुमको ये मालूम रहेगा कि कैसे मैच करना है, तो ही तुम मैच कर पाओगे। ये LLB में इसकी पढ़ाई नहीं होती है, इसकी पढ़ाई होती है फॉरेंसिक साइंस में। तो एक एडवोकेट को फॉरेंसिक के बारे में नॉलेज होना भी बेहद ज़रूरी है, राइट। कल को तुम्हारे पास पेपर आ जाए, बंदूक आ जाए, यू डू नॉट नो हाउ टू मैच
these fingerprints, this bullet with the criminal, then how you can fight your case before the court? There is no way, because you do not know how to collaborate all the evidences. अगर तुम्हारे सामने सवाल होगा तो जवाब ढूंढोगे ना, राइट और रॉन्ग. गन होता है, उसकी बनावट कैसे होती है, वो कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. एक शेयर कर रहा हूँ. आज हम एक मर्डर केस के बारे में बात करेंगे. अगर कोई मर्डर होता है और उसमें जो वेपन्स का इस्तेमाल होता है, जैसे रिवॉल्वर हो या कितनी प्रकार की गोलियों में बताऊंगा, तो उस मर्डर केस को हम क्रिमिनल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे. ताकि कोर्ट के अंदर हम उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे कि इसी आदमी ने मर्डर की है और इसी वेपन से मर्डर किया है. आज हम अभी मैं तुम लोगों को केवल बेसिक बता रहा हूँ, ये ध्यान रखो. लेकिन बेसिक में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मस्ट माई मैसेज कन्वे टू यू. अगर बाद में कोई क्वेश्चन को हम रेज करेंगे, उसके बारे में जाएंगे, राइट. अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, सबको क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला हूँ. दिस इज द मार्कशीट विच आई गोइंग टू गिव द मार्क्स फॉर द ऑल द माई क्वेश्चन आंसर. तो बी रेडी फॉर दिस. और मार्क्स कितना आएगा उस पर डिपेंड मत करो, बिकॉज ये फॉरेंसिक साइंस जो बता रहा हूँ, ध्यान रखो, LLB का पार्ट नहीं है. और यूनिवर्सिटी ने बोला भी नहीं पढ़ाओ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारी जरूरत की चीज़ है, बिकॉज यू आर गोइंग टू द फोर्थ कमिंग एडवोकेट्स. और एक सक्सेसफुल एडवोकेट होना है. हमको कोर्ट के बाहर नहीं रहना है, सर आपको नोटरी कराना है क्या सर, आपका एफिडेविट बनाना है क्या सर, वो तुमको नहीं बनना है. यू हैव टू प्रूव यू समथिंग, यू हैव सम गट्स. So how it is when your knowledge is, you are equipped with the knowledge, that just I am infusing you with the knowledge. And you have to prove it that you know all the things. You know about the forensic science, you know the ballistic, you know the fingerprints. Mostly advocate does not know about this. So why I am here? Because I want to equip you with all the evidences कि how you can win the cases. There are higher chances, if you know all the things, then there are highest chances to present the case before the court. Whenever you present the case before the court, there is higher chances to win the case. Very much clear or not? Suppose अगर किसी ने कोई क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है सर हमने मर्डर किया ही नहीं है, अब पुलिस बोलती नहीं इसके पास से वेपन्स मिला ही है, देन यू नो ना कि वेयर इज द फिंगरप्रिंट्स ऑफ माई क्लाइंट, वेयर इज द रेसिड्यू ऑफ द क्लाइंट्स. जो क्लाइंट है उसमें कपड़े पहने थे उसके ऊपर कोई भी रेसिड्यू नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट में कोई भी हमारे सामने चीज़ें नहीं हैं, ठीक है. हमारे कपड़ों के क्लाइंट की रेसिड्यू जांच कराई जाए. ये सवाल तुम कब पूछोगे, जब तुमको मालूम होगा तो पूछोगे ना. पुलिस ने कपड़े जब्त कर लिए, पता चला रिपोर्ट के अंदर उसके कपड़े पर आ रहा है नो रेसिड्यू इज फाउंड ऑन द क्लॉथ्स. तो हाउ यू कैन एस्टैब्लिश माई क्लाइंट की ही इज मर्डर? नॉट एट ऑल. बिकॉज इफ द मर्डर इज माई क्लाइंट commit the murder and he hit the gun, then residue must be on the hand of the clothes. So you cannot say that there is no residue on the clothes. If no residue is found on the client cloth, what means my client is not guilty. So how you can establish whenever you know all the forensic sciences? Yes or not? And this bullet, suppose केस आ गया, ये बुलेट इस गन से चली है और देयर इज नो रिपोर्ट ऑफ द फॉरेंसिक साइंस कि दिस बुलेट इज शॉट विद दिस पर्टिकुलर गन. द मे बी सम डिफरेंसेज इन द एविडेंसेस. हाउ टू एस्टैब्लिश दिस बुलेट इज फायर फ्रॉम द सेम गन? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चंस गो आउट. व्हेन द बुलेट इज फायर्ड, देन पिन विल हिट द बुलेट, देन देयर इज ऑल्सो ए मार्क. अंडरस्टूड? तो हमने क्या मार्क करेंगे, जो बुलेट को जो पिन हिट किया वहाँ कुछ निशान बन गए उधर, उसके बाद बैरल से होते हुए निकली तो हमको बुलेट पिन का भी हमको निशान मिलेगा और हमको बैरल का भी निशान मिलेगा. अंडरस्टूड? तो अगर बैरल में अगर आपको लगता है कि ये दोनों एक टाइप के हो गए तो पिन का तो एक नहीं हो सकता. उसके 2-3 रीजन्स हैं, हम अब इस पर आएंगे कि हमारे बुलेट्स हाउ डिफरेंट मार्क क्रिएट ऑन द एवरी बुलेट्स. प्लीज सिट. गुड क्वेश्चन, राइट. तो जो बैरल से कैसे जा रही है ये सारी चीज़ें. हाउ टू एस्टैब्लिश दिस बुलेट इज फायर फ्रॉम द सेम गन? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चंस. यस और नॉट? ऑफ कोर्स यस. कानून कभी भी नहीं कि निर्दोष को सज़ा नहीं देता चाहे 10 लोग छूट जाए. तो हमको क्या क्या ध्यान रखना जब हमारे मर्डर केस आएगा, ये बुलेट उसी बंदूक से चली है या नहीं चली है,
फर्स्ट थिंग। और चली है उसी बंदूक से, तो व्हाट इज द एविडेंस विद द पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, हाउ दे केस कैन से दैट कि दिस बुलेट इज फायर फ्रॉम द पर्टिकुलर गन। इट मस्ट बी एस्टैब्लिश, फिंगरप्रिंट्स मस्ट बी ऑन द गन, रेसिड्यू मस्ट बी ऑन द cloth of the any criminals who shot the fire. Very much clear? There is dispute. Any questions? Hammer, mainstream, right? तो हर जितने भी गन्स होते हैं सारे पार्ट उसमें होते हैं। हमने पहले भी तुमको बताया था, every two things living on living things has the different identity. They cannot be equal. तो यहाँ से जब भी हम जब भी हम बुलेट छोड़ते हैं, वहाँ से कोई भी जब बुलेट को हम रन छोड़ते हैं, तो बुलेट्स का जो जब बंदूक का जो बुलेट फायर होता है, उस बुलेट के ऊपर कुछ न कुछ निशान छूट जाते हैं। निशान क्यों होता है उसके ऊपर? क्योंकि जब बुलेट फायर करते हैं तो उसके अंदर जो नली लगी रहती है, जिसको तुम लोग बोलते हो बैरल से गोली रन करती है, बैरल से होती गोली जाती है। और बैरल दो तीन तरह के होते हैं। कुछ बैरल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, बैरल अंदर से प्लेन बैरल होते हैं जिसके अंदर कोई भी सर्कल नहीं होते। और कुछ बैरल्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर सर्कल बनाए जाते हैं, वो भी दिखाऊंगा। उसको सर्कल बनाए जाते हैं कि जब गोली शूट होती है, अगर बैरल के अंदर ये निशान बने हुए हैं, तो गोली ऐसे रन करती हुई जाएगी, शूट करेगी बाहर, और गोली के अंदर बैरल के निशान आ जाएंगे। और एवरी बैरल की जो आइडेंटिटी है वो सबकी अलग अलग होगी। अगर उसी बंदूक की गोली को दूसरे बैरल से लाएंगे तो उसकी निशान अलग होगी, कभी भी एक दूसरे से वो मैच नहीं करेगा। वेरी मच क्लियर? ठीक है, अब हम चलते बैरल के ऊपर कि अगर हमको ये पता लगाना कि बंदूक हमारे पास आ गई, लेकिन गोली उसी बंदूक से चली या नहीं चली, हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, गुड क्वेश्चन, बिकॉज वेन यूर वी आइडेंटिफाई the bullet, two types of bullet, then we do not identify only barrel identification. Same bullet? Yes, same bullet. Bullet is the same. Listen, someone is firing the bullet. Someone is triggering the bullet. There is trigger, no? Cut. It will be, then bullet will be go out. When the bullet is fired, then pin will hit the bullet. Then there is also a mark. अंडरस्टूड? तो हमने क्या मार्क करेंगे? जो बुलेट को जो पिन हिट किया वहाँ कुछ निशान बन गए उधर, उसके बाद बैरल से होते हुए निकली, तो हमको बुलेट पिन का भी हमको निशान मिलेगा और हमको बैरल का भी निशान मिलेगा। अंडरस्टूड? तो अगर बैरल में अगर आपको लगता है कि ये दोनों एक टाइप के हो गए, तो पिन का तो एक नहीं हो सकता। उसके दो तीन रीजन्स हैं, हम अब इस पर आएंगे कि हमारे बुलेट्स हाउ डिफरेंस मार्क क्रिएट ऑन द एवरी बुलेट्स। प्लीज सिट। गुड क्वेश्चन, राइट? तो जो बैरल से कैसे जा रही है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब एक वीडियो तुमको और शेयर करता हूँ, उससे तुमको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मास्टर और जो पीएचडी के स्टूडेंट है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो हैं, उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनको नॉलेज होता है। तुमको नॉलेज देने का मेरा मकसद एक ही है कि इस तरह के केसेस तुम्हारे लाइफ में आते रहेंगे। अब केस तुम्हारे पास आएंगे जब नॉलेज होगी, देन यू कैन प्रेजेंट योर केस एफेक्टिवली बिफोर द कोर्ट। देखो एक मैंने और भेजा वीडियो। नाउ सी दिस वीडियो। दिस इज फायरिंग। राइट? वेरी मच क्लियर? वेरी मच क्लियर? तो हम देख सकते हैं जो बैरल है उसके अंदर निशान बने हुए, तो जब बुलेट वहाँ से ट्रैवल करती है, देन ही गेट सम मार्क्स ऑन द बुलेट। राइट? वेरी मच क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? बैरल से जो आगे की नली होती है बैरल बोलते हैं, वहाँ से बुलेट ट्रैवल करती है। अगर उस बैरल के अंदर देयर इज सम साइन इनसाइड द बैरल, देन बुलेट विल ऑल्सो गेट सम साइन। राइट? वेरी मच क्लियर?
ओके, अब हमने फिंगरप्रिंट्स मैच किया, राइट, और हमने बुलेट को भी मैच किया। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो बुलेट है और ये गन है, ये किसी पर्टिकुलर आदमी ने ही चलाई है, इसको हम कैसे एस्टैब्लिशमेंट करेंगे? वो भी तो हमको चाहिए ना, हम किसी निर्दोष को तो सज़ा नहीं दे सकते। तब हमारे पास आता है गन शॉट रेसिड्यू। तो व्हाट इज द गन शॉट रेसिड्यू? बिकॉज वेन एवर bullet is fired, then residue he cannot stop it, because जब हम बुलेट को शूट करते हैं, जो उसके रेसिड्यू इट इज स्प्रेड इन द एयर एटलीस्ट 1 feet 2 feet, and it definitely is going to store on your cloth, your hair, your cloth, your hand is going to store. There is no doubt at all. But suppose I take a bath, I wash myself completely, destroy the clothes, take a bath. How long the residue cannot stick in your body? At least 4-5 hours. You can say that okay, you after the committing the crime, you demolish all the evidences. How to establish this one, right? Okay, definitely I will give this answer. Now I'm coming to the next slide. Clear? Clear? Everybody watching the video or not? Very much clear? When the bullet is fired, then some residue on his hand. Correct? It is there. There is timing, 1 hour, 2 hour, जैसे जैसे उसकी टाइमिंग होती है उसकी तरह उसका इफेक्ट कम होता जाता है। 5 hours, 2 hours, 3 hours, ये सारी चीज़ें कम होती जाती हैं। लेकिन जो रेसिड्यू हमारे बॉडी पे, हमारे कपड़े पे आती है, वो हमारे फाइबर के साथ कई बार मिक्स हो जाती है। फाइबर के साथ मिक्स हो जाती है कि हम उसको वॉशिंग मशीन धोएंगे तो भी जाती ही नहीं। ऐसे बहुत से केसेस में होते हैं। वेरी मच क्लियर? एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब फिर हम थोड़ा और डीप में चलते हैं। कोई ना कोई टेक्निक तो होगा। मान लो पुलिस के पास बुलेट आ गई और उसके अंदर जो रेसिड्यू है, व्हाट द मीन्स ऑफ रेसिड्यू? बुलेट जो बनाते हैं उसके अंदर क्या कर रही थी? बारूद भरी हुई रहती है। कई बार लोग कुछ शायद पता नहीं वो कुछ और भी डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हार्म कर सकती है। लेकिन जो उसके अंदर बुलेट के अंदर जो रेसिड्यू इस्तेमाल किया गया है, हो सकता है कोई इंडिया में बनता ही ना हो। पॉसिबल है ना ये कि नहीं पॉसिबल? तो उस रेसिड्यू से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री में बना हुआ हो सकता है। ये कौन सी कंट्री का बना हुआ? इट इज ऑल्सो पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। Pardon? In addition to what you said, sir, Yeah. that every bullet, every ammunition that is made in India, there is a unique imprint Of course. by which ordnance factory is made. So from that itself, from the bullet that has penetrated the victim's body, you can figure out which country the bullet has been made. Of course you can establish. Now I am coming to the bullet. हमने फिंगरप्रिंट, वी टॉक द फिंगरप्रिंट्स। अभी मैं तुम लोगों को केवल बेसिक बता रहा हूँ, ये ध्यान रखो। लेकिन बेसिक में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मस्ट द माई मैसेज कन्वे टू यू। अगर बाद में कोई क्वेश्चन को हम रेज करेंगे उसके बारे में जाएंगे, राइट? अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, सबको क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला हूँ। दिस इज द मार्क्स शीट विच आई गोइंग टू गिव द मार्क्स फॉर द ऑल द माई क्वेश्चन आंसर। द बी रेडी फॉर दिस। और मार्क्स कितना आएगा उस पर डिपेंड मत करो, बिकॉज ये फॉरेंसिक साइंस जो बता रहा हूँ, ध्यान रखो, LLB का पार्ट नहीं है और यूनिवर्सिटी ने बोला भी नहीं पढ़ाओ। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारी जरूरत की चीज़ है, बिकॉज यू आर गोइंग टू द फोर्थ कमिंग एडवोकेट्स और एक सक्सेसफुल एडवोकेट होना है। हमको कोर्ट के बाहर नहीं रहना है सर, आपको नोटरी कराना है क्या सर, आपका एफिडेविट बनाना है क्या सर, वो तुमको नहीं बनना है। यू हैव टू प्रूव यू समथिंग, यू हैव सम गट्स। तो हाउ इट इज वेन द योर नॉलेज इज, यू आर इक्विप्ड विद द नॉलेज, द जस्ट आई एम इन्फ्यूजिंग यू विद द नॉलेज। You have to prove it that you know all the things. You know about the forensic science, you know the ballistic, you know the fingerprints. Mostly advocate does not know about this. So why I am here? Because I want to equip you with all the evidences ki how you can win the cases. There are higher chances. If you know all the things, then there are highest chances to present the case before the court. Whenever you present the case before the court, there is higher chances to win the case.
वेरी मच क्लियर टू नॉट. सपोज अगर किसी ने कोई क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है सर हमने मर्डर किया ही नहीं है, अब पुलिस बोलती नहीं इसके पास वेपन्स मिला ही है, देन यू नो ना कि वेर इज द फिंगरप्रिंट्स ऑफ माई क्लाइंट, वेर इज द रेसिड्यू ऑफ द क्लाइंट्स. जो क्लाइंट है उसमें कपड़े पहने थे उसके ऊपर कोई भी रेसिड्यू नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट में कोई भी हमारे सामने चीज़ें नहीं है. ठीक है, हमारे कपड़ों के क्लाइंट की रेसिड्यू जांच कराई जाए. ये सवाल तुम कब पूछोगे? जब तुमको मालूम होगा तो पूछोगे ना. पुलिस ने कपड़े जब्त कर लिए, पता चला रिपोर्ट के अंदर उसके कपड़े पा रहा है नो रेसिड्यू इज फाउंड ऑन द क्लॉथ्स. तो हाउ यू कैन एस्टैब्लिश माई क्लाइंट की ही इज मर्डर? नॉट एट ऑल. बिकॉज इफ द मर्डर इज इफ माई क्लाइंट commit the murder and he hit the gun, then residue must be on the hand of the cloth. So you cannot say that there is no residue on the cloth. If no residue is found on the client cloth, what means my client is guilty. Sorry, my client is not guilty. So how you can establish whenever you know all the forensic sciences? Yes or not? And this bullet, suppose केस आ गया, ये बुलेट इस गन से चली है और देर इज नो रिपोर्ट ऑफ द फॉरेंसिक साइंस कि दिस बुलेट इज शॉट विद दिस पर्टिकुलर गन. द मे बी सम डिफरेंसेज इन द एविडेंसेस. हाउ टू एस्टैब्लिश दिस बुलेट इज फायर फ्रॉम द सेम गन? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन. यस और नॉट? ऑफकोर्स यस. कानून कभी भी नहीं कि निर्दोष को सजा नहीं देता चाहे 10 लोग छूट जाए. तो हमको क्या क्या ध्यान रखना जब हमारे मर्डर केस आएगा, ये बुलेट उसी बंदूक से चली है या नहीं चली है, फर्स्ट थिंग. और चली है उसी बंदूक से तो व्हाट इज द एविडेंस विद द पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, हाउ दे केस कैन से दैट कि दिस बुलेट इज फायर फ्रॉम द पर्टिकुलर गन. इट मस्ट बी एस्टैब्लिश. फिंगरप्रिंट्स मस्ट बी ऑन द गन. रेसिड्यू मस्ट बी ऑन द क्लॉथ ऑफ द एनी क्रिमिनल्स हु शॉट द फायर. वेरी मच क्लियर? देयर इज डिस्प्यूट. एनी क्वेश्चंस? Okay. But sir, if both these parts, that is the residue as well as the fingerprints are not found, then is there any way to establish other than circumstantial evidence? Of course, if the any residue not found or any murderer wearing the gloves, suppose, or he is wearing some towels, like when the residue will spread in the air, then it will go on the towel and we will throw the towel, then I will be safe. Possible, no? It is possible. So how to establish it? Because I told you, there is another forensic sciences. Dust of your shoes, tire marks, foot marks, कुछ तो मिलेगा. अगर वो वहाँ से चल कर आया है तो उसके फुट मार्क्स मिलेंगे. अगर उसने गाड़ी से ट्रैवल किया है तो उसके टायर्स मार्क्स मिलेंगे. कुछ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. उसका मोबाइल का लोकेशन, कि जब मोबाइल उस एरिया में वो था या नहीं था, ये भी तुम पता लगा सकते हैं ना कि उस एरिया में था कि नहीं था. एक नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, कोई तो अगर उसने मर्डर किया है तो कुछ ना कुछ ट्रेस तो उसने छोड़ा है जरूर. लोकार्ट एक्सचेंज नेम तुमको बताया था मैंने. एवरी कॉन्टैक्ट लीव ए ट्रेस. जब भी कोई 2 चीज़ें आपस में कनेक्ट करती है तब कोई ना कोई एविडेंस वो छोड़ती ही है. दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. तब कोई ना कोई एविडेंस हमको मिलने वाला, राइट? तो जब, और हर बुलेट की अपनी आइडेंटिटी होती है. रिमेंबर, हर बुलेट की अपनी आइडेंटिटी होती है. जब उसको बुलेट को फायर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी अलग अलग होता है. अब देखो स्लाइड नंबर 5. स्लाइड नंबर 5 में मिस्टर घोष आपका जवाब यहाँ पे है. योर क्वेश्चन इज हियर. वहाँ पे वी कैन आइडेंटिफाई of 3 types of mark on the bullet. Very much clear? First is FT, means firing pin impression. Second is BF, the breech face impression. Third is EM and ejector mark. I told you ना कि जब बुलेट हम फायर करते हैं तो वो इजेक्ट पिन उसको हिट करती है, और जब पिन हिट करती है देन ही क्रिएट ए यूनिक मार्क on the bullet. Very much clear? Second is breech face.
in the middle one, right? लास्ट वन द EM, जो बुलेट बनती है, बुलेट के पीछे की जो सर्कल्स होती है इन द लास्ट बॉटम सर्कल, वी कैन एस्टैब्लिश वेरी मच क्लियर. बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया. वी फाइंड द फिंगरप्रिंट्स, गन्स, रेसिड्यू एंड बुलेट पॉइंट्स, कि हाउ टू कंपेयर द बुलेट, दिस बुलेट इज फायर फ्रॉम द पर्टिकुलर गन, येस और नॉट. अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास सामने हो तो क्या हम, तुम्हें नहीं लगता कि हम मर्डर केस को सॉल्व कर सकते हैं? चाहे जितना भी कोल्ड केस हो, चाहे जितनी भी डिफिकल्ट केस हो, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास हो तो क्या लगता है मर्डर केस सॉल्व नहीं हो सकते हैं? Sir, if I buy a country-made pistol, say from Bihar or UP, a country-made pistol, which is non-standard, and deviation from the normal style of pistol that is normally made. Basically, these are copies. But somebody makes a non-standard because there's a lot of Deshi pistols. What's the difference? How do you identify this? Because there is no reference point. No, you're talking about the country-made gun. Country-made Yes, gun, there is similar. Buy a country-made gun. Yes, there is a markedly different one. Because when the country-made gun is made, then the mass is different. Bullet is also different. After the watching the bullet, you can establish is this is a home country-made bullet or is outside. You can easily identify. But sir, these cottage industries of this arms making, they don't manufacture bullets. Bullets they buy it from the market. Black market, because it is available. It's It is available. Yeah. It They is just available. Make the pistols. Yes. They just make it with the standard specifications so that that bullet is compatible with the one that they make. Of course, but you can identify, because there is one country, I think nearby in Afghanistan, I think so. They made the all type of duplicate bullets and gun. You cannot identify these are original or duplicates. Whenever this is common, it is also this is challenge for the enforcement department. This is a challenge for the investigator. When this type of evidence comes before the investigator, it is little difficult to find out, establish the evidence with the killer. It is very much true, but there is always a chances. I told you that because whenever we are trying to find out about the ballistic analysis, fingerprints analysis, and ballistic residues, gunshot residue, we are trying to find out. Apart from this, we have the foot mass, we have the tire mass, we have the blood samples. So there is so many evidences you have. If any smart officers want to establish the case, he can. Sir, He can. my question, sir. Suppose somebody wants to save his client. Save his client, okay? He knows that the client has committed a murder, but he as a lawyer, since he has accepted the case, and he knows that a lot of circumstantial evidences are being placed, not direct evidence, circumstantial. So all the person needs to do is to create a confusion in the minds of the investigator, of the judge, not the investigator, the judge. Create so much of confusion that there is no conclusive evidence. Because until and unless you get conclusive evidence, you cannot prosecute, convict a person. Don't you think No, that you this is a tell. strategy? You means any advocate can malign the judge's mind if this my client has not committed the offence because there is no evidences on the ground. You're telling it. It's all based on circumstances. But it is not possible because who was sitting on the judge seated, they are very much intelligent. More than 100 advocates, they mind one person, a judge. You cannot, because judge always see the evidences. What your argument is, it is important, but it is not most important. It is not the final evidence. What document you have produced, what the documents produced by the forensic scientists, what the statement given by the witnesses, what the evidences given by the investigation officer, it matters. Only the statement given by the advocates does not matter. Okay, please. Anyone? मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? पक्का?
जितनी बातें मैंने पढ़ाई सबको क्लियर समझ में आ गया? हु इज़ गोइंग टू रिपीट? माई क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई मर्डर होता है, मर्डर वेपन्स हमारे पास है, तो उस मर्डर को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए हमें किन किन एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और हम कैसे उसको एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है। वेरी सिंपल है, वेरी मच सिंपल। यू दैट गर्ल, सबसे पीछे जो लड़की बैठी है आपके पीछे, हाँ यू स्टैंड अप, कम हियर। विच सेमेस्टर यू आर? विच सेमेस्टर? सेमेस्टर कौन से सेमेस्टर में हो? 6, मतलब फाइनल सेमेस्टर में चल रहा है। ओके, वेरी गुड। अच्छा 5 है अभी तुम्हारे पास, अभी 6 है, मतलब 4 अभी बाकी है। ओके, तो अभी जो लेक्चर्स हमने दिए वो तुमने सुना? कहाँ से सुना? कौन सा पार्ट? किसके ऊपर? बुलेट्स के ऊपर। तो मेरा ये सवाल है कि अगर किसी बुलेट को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें, एस्टैब्लिशमेंट करना चाहें कि इसी बंदूक से चली है, तो क्या हम उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं? कैसे? बुलेट्स जो गन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन रहती है और गन पर भी नंबर वगैरह होता है, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन इजी होती है बिकॉज लाइसेंस होती है कुछ गन्स, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाती है कि ये गन से ये बुलेट मैंने कर सकते हो उसको, मतलब एस्टेब्लिशमेंट की जा सकती है। इसमें तुम्हारा नाम है, इसमें रोल नंबर में है तुम्हारा नाम है? नॉट है। तो अपना उसमें ग्रुप में ऐड हो तुम? नहीं। हाँ, तो ग्रुप में ऐड हो जाए, ठीक है। ओके, सिट डाउन। एनीवन? ओके, प्लीज सिट। एनीवन? कम हियर। व्हाट इज योर रोल नंबर? रोल नंबर? सब लोग अपना रोल नंबर याद रखो, क्योंकि नाम से ढूंढने में परेशानी होगी। तो रोल नंबर याद रखो कि मार्क्स देने वाला हूँ, और फाइनल जब एग्जाम होगा ना उसमें मार्क्स हमारे ऐड होने वाले हैं। पढ़े? तुम्हारा नाम है वहाँ पे? नाम भी नहीं है? कितना? 24। 24 का मतलब मिस्टर संजय सालुंके, राइट? ठीक है। सर अभी हम लोग कोई क्राइम वगैरह हुआ है? कोई क्राइम वगैरह हुआ है? क्यों कम है? यस सर। क्राइम हुआ है और क्राइम वगैरह गन शॉट से हुआ है, उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले वहाँ पे तो वो गन जो यूज़ हुआ है तो उसके जो उसका फिंगरप्रिंट से फिंगरप्रिंट हम फाइंड आउट करेंगे। फिंगरप्रिंट के हिसाब से उसका जो फिंगर मैच करेंगे, उसका फिंगर क्या है, उसका फिंगर है। उसके बाद में जो गन शॉट रिसीव होगा, मतलब जो उसका पाउडर, जो गन पाउडर होगा उसके बॉडीज पे अगर स्प्रेड हुआ होगा, उसके बाद उसके हमको पता चल जाएगा उसके टाइप्स ऑफ बुलेट्स क्या है, कौन से बुलेट है जो यूज़ हुआ है, और जो हमारा गन है वो कौन सा है, क्योंकि जो पर्टिकुलर गन होता है उसमें वो पर्टिकुलर बुलेट ही यूज़ होता है। तो वो हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करेंगे कौन सा गन है और कौन सा बुलेट वहाँ पे यूज़ हुआ है, उसका गन रेसिडेंट वहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद में उसका डिस्टेंस भी कितना है, क्योंकि हर एक बुलेट्स का इंटरेक्शन से उसका डिस्टेंस किया जाएगा, क्योंकि कितने नज़दीक से मारा है तो वो उसका सिक्योरिटी कितना है वो वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये चीज़ें हम करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा गन वहाँ पे यूज़ किया गया है और पुलिस वहाँ पे यूज़ किया गया है, और भी उसके फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से। और अगर उसको एक्यूज अभी समझो हम लोग ये तो मतलब क्या बोलेंगे हम लोग फोरेंसिक साइंस के हिसाब से कह रहे ये हमने फाइंड आउट किया कि ये इसने फाइंड किया, लेकिन उसने उसका मूड हो गया था, मूड वहाँ पे चेक करा था, क्योंकि हमने उसको शूट किया है तो हमने चेक कर लिया उसने शूट किया, लेकिन क्यों किया है, क्योंकि अगर क्राइम है तो क्राइम के लिए एक्टर्स प्लस मेन्स नहीं चाहिए, उसने ये यहाँ पे एक्टिंग है, उसने एक्ट किया है तो ये उसने शूट किया, वो शूट किया हमने देख लिया, लेकिन उसको क्रिमिनल है जो डिफाइन अगर कर रहा है तो उसके आपका उसका मेन्स से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसको क्यों शूट आउट किया, उसका क्या मोटिव था। जैसे अभी हम लोग कल्याण केस में हमने देखा अभी ये तो क्या हुआ था, तो उसमें मेन्स से उसके पीछे क्या उनसे तो वो एक्यूज है या नहीं हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
You come here. You. What is the residue and how to establish with the crime scene? Gunshot residue. I am talking about gunshot residue. And the second question, sir, How to you connect with the crime? with the demo you showed right now, the gun is being shot from a certain distance. Okay, when you fire, there are certain residues which come out from the where the gun is shot. Okay, and this residues might get settled on the victim also and the person who is shot firing the gun. So these are the residues which will act as a evidence. Okay. Means according to you, if the residue is found, then we can establish with the criminals, right? और रेसिड्यू हमको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? So like residues, like first of all, the part is clear, like who is shooting the gun and the bullet is in shot from that gun only. Okay, and once it is shot, the residues can be found on the body of that victim, on another person who is firing the gun. Okay, the person who is firing, it might get the residues get settled on his body everywhere. Might be from his toes till the head, right? So whether he is like he said, he is taking a bath or he is destroying the evidences. Sir, I think there might be certain residues which get settled on your skin or while taking a bath also, which can be examined during the medical. Yes, forensic examination. Yes, Yeah. yes. So and it gets settled in your skin or some parts of your body, including the hair also, which can be examined later. Okay, very good, very good. What is your roll number? So I don't know, but from last. कहाँ पे? मेरे पर्ची दो, किधर है? हो गया, रेडी हो गया, दे दो मुझे. Sir, I have a question on her. हाँ, yes, yes. You want to exit? Suppose a murderer is a shooter. Shooter means that he is a sports shooter. That he is always practices. Mhm. So he goes weekly. So obviously there are a lot of residues of his face or even his clothes. Now he commits a murder. The weapon is not found, but there is residue on his body or on his clothes. So the person, the suspect, can always say that, listen, I am a sports person. It is very natural that I will have those residue in my body. How can you say the residue that is there in my body right now matches with that what is found in the victim? Because you have not found any weapon. The weapon is missing completely. So you are basing your thing only on the basis of residue. And just because residue is found, you cannot specifically say that this residue which is there in my body is that which is connected to the victim. Okay. Your question is, if the only residue is found, but he have not killed the person, right? No, he has killed the person, but the weapon is not found. But residue is found. Residue is found. The But he residue is found is means that there is something a connection with the victim and the murderer. No, because he is a sports person. He is a shooter. Normally he is a... No, because residue cannot be equal. No, it will be different with all the bullets. It will not match. Residue will be in the different particles. Like अगर अलग अलग बुलेट हैं तो अलग अलग रेसिड्यू होंगे उसके रेसिड्यू भी अलग होंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का बुलेट लिया किसी का रेसिड्यू लिया वी आर मैचिंग दिस वन. नो, एवरी बुलेट एवरी रेसिड्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ईच. So going away with that thing, like even if it is a murder case, the only evidence is not the residues. There are certain other evidences. Yes, which yeah, will be yes, put yes. on the residues or on this part or this part. There are certain other evidences. Of course, which of will course, be of course. residues. जो The of course. way- Yeah, Eh, the way you said the dust particles or maybe the camera or someone, an eye victim, eyewitness or someone like that will be severe Yes, yes. witnesses which will जो be- जो फेक इनकाउंटर होते हैं, फेक इनकाउंटर, पुलिस वाले क्या करते हैं, खुद के ऊपर वो टॉल डाल लेते हैं और फायरिंग करते हैं ताकि रेसिड्यू उनको ना आ जाए. ऐसा भी करते हैं वो लोग. या हाथ के ऊपर टॉल डाल दिया, जो बंदूक के ऊपर ही टॉल डाल के फायरिंग कर दी, इसका मतलब रेसिड्यू तो आने वाला नहीं है वहाँ पे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो देर आर सो मेनी अदर एविडेंसेस विच कैन एस्टैब्लिश कि दिस पर्सन है मर्डर. बट यू मस्ट नो कि व्हाट एविडेंस यू नीड. फिंगरप्रिंट्स,
foot marks, tire marks, blood marks, so many evidences. It is possible. Thank you. Just tell me your roll number. I'm just texting. What is your roll number, Mr. Ghosh? 15, 1-5. So 65. 65. अपना रोल नंबर याद रखना, कभी बोल। Fourth semester. हाँ। 7 Sir, mine is also 4th semester. 3 year, fourth semester. ठीक है, मैं इसको उसमें अगर कुछ करेक्शन रहेगा ना ग्रुप में डाल देना, आई विल करेक्ट इट। ओके, तो सवाल अपना रोल नंबर याद रखना, क्योंकि मूड कोड के रोल नंबर के नाम से मैं याद रखूँगा और उसके मार्क्सिंग के हिसाब से होने वाली। ओके, नेक्स्ट इसको बुलाएं। आप आ जाइए सर, योगा में। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहता है ना सुनने के बाद, तो यू कैन रेज अ क्वेश्चन, बट इंटरप्ट नहीं करना है, उनके पूरा सुन लो, फिर जो क्वेश्चन रेज करना है रेज करो। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर कोई बुलेट्स, अगर गन से अगर कोई बुलेट चलती है, तो हाउ टू एस्टैब्लिश कि दिस बुलेट इज फायर बाय द दिस गन। So, there is a different, each gun has a different road and their barrel has different marking. Then there are 3 aspects which will be established on the bullet. One is the pin firing pin mark on the bullet. Second is the breach point which will put the mark on the bullet. And third is, I think one point I'm missing. There's another aspect which imitates it, and plastic examiner expert will portray on the microscopic examination, and they will establish that this particular bullet say X is fired from Y weapon. That's will be established. ओके, वेरी गुड। रोल नंबर, व्हाट इज योर रोल नंबर? 138. I think it's not. क्या क्या है इसमें? योर नेम इज नॉट देयर। इट्स अ बैड लक, यू आर देयर। व्हाट इज योर नेम? Just read it. Okay, fine. Sit down. Okay, sit down. Any question, please? Any question? अच्छा, एक मैं तुमको बताता हूँ, जैसे अभी बात आ रही कि कोई एविडेंस हमारे पास ना हो, तो हम आखिर एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? क्राइम तो कमिट हो गई, लेकिन एस्टेब्लिश कैसे करेंगे क्राइम हुई है? तो एक बार क्या हुआ, शिकागो में एक केस ऐसा हुआ, मर्डर केस हुआ शिकागो के अंदर। उनके पास फिंगरप्रिंट्स है, इन्वेस्टिगेटर के पास फिंगरप्रिंट्स है, उनके पास गन भी है, उनके पास विक्टिम भी है कि भाई मर्डर हो चुका, लेकिन किसने मर्डर किया है ये उनके पास कोई भी डेटा उनके डेटाबेस में नहीं है, कोई भी फिंगरप्रिंट उनके पास नहीं है, और मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आके एस्टेब्लिशमेंट कैसे करें कि ये मर्डर किसने किया। देन व्हाट दे डिसाइडेड कि वो पूरे शहर की फिंगरप्रिंट्स लेंगे। देन दे डिसाइडेड कि पूरे शहर की फिंगरप्रिंट्स लेंगे। लिसन, मोर देन 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वाट एवर। अब फाइनली this scheme started, and all the fingerprints of all the person was taken by the investigative team. More than 3 lakhs fingerprints was taken, but even it did not match with any fingerprints. Right? The next another question is raised कि क्या कोई बाहर से आके यहाँ पे करके चला गया? यहाँ पे मर्डर ऐसा है, कोई दूसरी जगह से आया मर्डर करके। हमारे सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं, हमने तो सारे के फिंगरप्रिंट्स ले लिए, लेकिन उसके बाद भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई बाहर से आके गया, इसका मतलब नहीं माना जाएगा। तब फाइनली केस वाज क्लोज्ड कि नहीं, हमारे यहाँ का कोई भी आदमी नहीं है। बट व्हाट हैपेंड वन डे, शिकागो पुलिस रिसीव्ड ए कॉल इन द सेम सिटी कि द पर्सन हु किल्ड द पर्सन who is now sitting in the inside of the restaurant. He's taking some wines. A police arrested and matched the fingerprint. It was matched. A person was in the same city. So how it was possible? Question clear हुआ? This person has already given his fingerprint. हाँ, उसी सिटी में रहता था। पुलिस ने सबका फिंगरप्रिंट्स भी लिया, ठीक है, और उसका नाम भी है, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट्स भी उसका फिर मैच क्यों नहीं हुआ? कुछ तो रीजन रहा होगा। और बाद में जब वो आदमी पकड़ा गया,
जब उसकी फिंगरप्रिंट्स मैच की गई तो फिंगरप्रिंट्स मैच हो गया. तो एक्सीडेंटल फिंगरप्रिंट ओके, एनीवन? और थोड़ा सोचो. So did he have moisture in his hand? पढ़न. When he gave the fingerprint, हाँ. did he have moisture in his hand? Dirt in his hand? Okay. Was some impression, was it clear? ओके, और यस, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर विटनेस पे आओ. सोचो सो और क्या आइडिया हो सकता है. थिंक लाइक ए क्रिमिनल्स, थिंक लाइक एन इन्वेस्टिगेटर. वन बाय वन. हाँ, चल. Sir, the person could be a public authority पढ़न. or the person, हाँ. the fingerprint was matched. He could be a public authority or someone from that investigation team. ओके, मतलब वो इट वाज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर टीम, दैट इज व्हाई हिज फिंगरप्रिंट नॉट मैच. Yes. Means the investigation team was collecting everyone's fingerprints from the city, but it is possible that they didn't collect it from the investigation team itself. It's their teammates' fingerprints. ओके, That might be. योर डाउट इज राइट. आई विल कम टू दिस. इसके ऊपर भी केस है, इसके ऊपर भी आऊँगा. लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना तो सबके फिंगरप्रिंट्स ले जाते हैं, इन्वेस्टिगेटर की भी ले जाती है. लेकिन इससे रिलेटेड एक केस मेरे पास है, मैं बाद में उस केस पे आऊँगा. बट वेरी गुड क्वेश्चन. क्या है तुम्हारा रोल नंबर? 11C. ओके, फाइन. There is one more thing which I have noticed, sir. In my society, before you can enter, you have to give your fingerprint match. So I had a skin rupture here. So initially when I kept my fingerprint, for all the residents of the society, you send a slight rupture cover. So thereafter when I ठीक हो गया, मेरा thumb ठीक हो गया, कोई match ही नहीं हो रहा. Never, I could never try to go from the other entrance. So later I realized that when I gave the fingerprint for matching that in the machine, it was not in a normal state. So again I had to give my fingerprint and everything had been done. So it is very essential that the investigating authority sees to it that the skin of the thumb should be in a good health. No, there is you're partly right, but I had told you some about the minutia. Minutia, remember what is minutia? Yeah. 1 minute, I give you something. See, go your WhatsApp. At least one time. And open the my first slide is fingerprints. Open the slide fingerprints. Come here. Your roll number is 68, just now. okay. Can it possible if I wear some kind of rubber or something like that, which is similar to skin, and then I give some impression? Pardon? Again, दोबारा. If I wear, while giving the thumb impression, I wear something similar to skin, some rubber or something like that, which looks like a skin only. Or it is skin only, and then I give you a thumb impression, which will not match with my actual thumb impression. नो, देन फिंगरप्रिंट्स नहीं आएगा. लेकिन आज टेक्निक डेवलप हो गई है. विच ग्लोब यू आर वेयरिंग, उस ग्लोब से फिंगरप्रिंट ले सकते हैं. आपने ग्लव्स तो पहन लिया तो फिंगरप्रिंट तो हमारे पास नहीं आएगा. नहीं, अगर आपने उसको कोई लेयर उसके ऊपर आएगा ना. जब लेयर आएगा तो फिंगरप्रिंट्स तो नहीं आएगा उसके ऊपर. लेकिन जो ग्लव्स आपने पहना है उस ग्लव्स से फिंगरप्रिंट्स को लिया जा सकता है. और दूसरी बात यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब आप ग्लव्स पहनते हो तो फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ आपकी स्वेट भी जाती है वहाँ पे. तो वी कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश कि ये ग्लव्स आपने ही पहना था, क्योंकि आपकी स्वेटिंग भी वहाँ पे होगी ना. तो हमारी स्वेटिंग से हो जाएगी. आपके हेयर वहाँ पे मिल सकते हैं ना. हेयर हो गया, स्वेटिंग हो गया, आपके या क्या अभी बात हो रही थी, फिंगरप्रिंट्स के निशान हो गए. ये हम वहाँ से एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, वहाँ से ये पता लगा सकते हैं. पहले टेक्निक हमारे पास नहीं था. पहले लोग ग्लव्स पहन के मर्डर करते थे या कोई भी क्राइम करते थे, वो पता लगाना मुश्किल होता था. लेकिन आज की डेट में ग्लव्स के ऊपर भी हम उस फिंगरप्रिंट्स को ट्रेस कर सकते हैं. Suppose when I give the thumb impression, I think that into original database. At that time only I wear something which is similar to the skin and it looks like the skin, and then I put thumb impression. So in the record, I thumb impression is not exactly matching to the actual thumb impression.
because if you are wearing the gloves, the first thing your machine is not going to trace your fingerprints. That time investigator will do know your fingerprint is not matching with us. That there you are wearing something. Because machine will identify when the it is bare hand. In which one is machine to show an error? Yes, it will show error because the finger is not showing it. It is not possible. You are wearing the gloves and your wrist will be pressed out. It is not possible. Not possible. Right? ठीक है, अभी हम उसके आते हैं. अभी जब ओपन करो जरा फिंगरप्रिंट्स वाले मेरे स्लाइड फिंगरप्रिंट्स लिखा हुआ है. फिंगरप्रिंट्स फर्स्ट स्लाइड नंबर 2 फिंगरप्रिंट्स. वेरी मच क्लियर. वेरी मच क्लियर. एवरीवन इज वॉचिंग राइट. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था लूप वर्ल की बात की थी हमने, टेंटेड इसकी बात की थी. तो जब उसके अंदर जो हमारे लूप बनती है, अगर फर्स्ट देखो तो फर्स्ट में कोर दिया है, एक तरफ से आ रही है दूसरी तरफ से जा रही है फर्स्ट वन. तो हम इसको क्या बोलेंगे कोर. विच टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट इज विच टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स कोर लिखा ना कोर वहाँ पे नीचे. This is slide. See here. This is slide. This is slide. Right? Correct? Right. Okay. Now second is the ending ridge. वहाँ पे रेड मार्क देखो, रेड मार्क है, रेड मार्क है. तो वहाँ पे क्या देखा, दो ऊपर के जो लाइंस हैं वो तो जा रही है सीधी, लेकिन तीसरी लाइन बीच में ब्रेक हो गई है. उसमें देखो, अपने मोबाइल में देखो, लाइन ब्रिज वहाँ पे ब्रेक हो रही है. तो हम उसको क्या बोलते हैं एंडिंग रीज. मतलब वो जाने के बाद कहीं ख़त्म हो गई हो, वो आगे नहीं जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे एंडिंग रीज. अच्छा, उसके बाद देखो नंबर थर्ड शॉर्ट रीज. ऊपर की बड़ी है, नीचे की बड़ी है, और उसके बीच में एक छोटी सी लाइन है, उसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट रीज. अब देखो चौथा नंबर क्या है, फोर्थ और बifurcation. व्हाट इज दिस. अगर कोई लाइन जा रही है और उसी लाइन से कोई दूसरी लाइन भी बाहर को जा रही है, तो हम उसको फोर्क बोलते हैं. राइट. उसके बाद हमारा आता है डेल्टा. जैसे ऊपर से माउंटेन की तरह आ रही है, नीचे जाके फैल रही है दोनों साइड से, तो दिस इज टाइप ऑफ द डेल्टा. उसके बाद देखो एक लाइन ऊपर जा रही है, बीच से आधी लाइन आ रही है, हम उसको बोलते हैं हुक. उसके बाद टाइप ऑफ आइज, ये जो देखने में आइज की तरह लग रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इट इज़ आइज. उसके बाद डॉट और आइज लाइन. डॉट किसको बोलते हैं, ये सारे ये जितने भी तुमको बता रहा हूँ ना, ये सारे मार्क मेरे हम लोग के फिंगर में हैं. जितने बता रहा हूँ ना, ये सारे तुम्हारे फिंगर में भी है, ये सारे मार्क्स आऊँगा उस पर. डॉट और आइज लाइन. करेक्ट. उसके बाद क्रॉस ओवर होता है कि जो रीजेस हमारे जा रही हैं, हो सकता है कि रोज एक से दूसरे क्रॉस कर रही है. करेक्ट. तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर. अब होगा ब्रिज, मतलब दो लाइन एक ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है और एक लाइन उसको कनेक्ट कर रही है, हम उसको बोलेंगे ब्रिज. उसके बाद है इनक्लोजर, मतलब आइज की तरह है और बीच में एक ब्लैक डॉट है. राइट. या उसमें एक छोटी सी लाइन है, तो हम उसको बोलेंगे इनक्लोजर. उसके बाद नेक्स्ट वन है एस्पेटाल. एस्पेया क्या बोलेंगे उसको, एस्पेरिसिटी. उसके देखो उसके अंदर क्या जा रही है, हमारा जो रिज है वो ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे आ रही है, फिर राइट साइड को जा रही है, और उसके नीचे एक छोटी सी रिज और आ रही है. तो दिस ऑल आर कॉल्ड द माइनूसिया. अब हम एक स्लाइड तुमको और बताता हूँ. अच्छा, उसके नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, वहाँ भी और भी देख कर रखी है. रिज्ड एंडिंग. करेक्ट. डॉट ब्रिज. अच्छा, अब तुम आ जाओ स्लाइड नंबर 4. स्लाइड नंबर 4 पे आ जाओ. स्लाइड नंबर 1 पे देखो उसने मार्किंग की हुई क्रॉस ओवर किया है, राइट साइड में क्रॉस ओवर. इनलार्ज करके चेक करो. क्रॉस ओवर, कोर, फोर्क, रिज एंडिंग, आइजलैंड, डेल्टा, फोर्क. दिस इज द माइनूसिया.
और किसी भी आदमी के अंदर सारे माइन्यूसिया एक से मैच हो जाए पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द माइन्यूसिया। और व्हाट इज द माइन्यूसिया? 8 types. There may be the more than 16 type of minutia, but proving the case 8 is mandatory. 8 in the code acceptable is 8. तो जो हमने पहले क्या पढ़ाया, पोर पढ़ाया, डेल्टा पढ़ाया, ब्रिजेज पढ़ाया, तो हमारे तुम अपने क्या करना, अपने घर पे जाना, अपने फिंगर्स को अपने पेपर पे लेना, फिर उसको फोटो खींचो और फिर उसको इनलाज करके चेक करो ये सारी चीज़ें आज तुमने पढ़ी जो है वो तुमको तुम्हारे फिंगर में है या नहीं। डेफिनेटली है, 100% है वहाँ पे। तो फिंगरप्रिंट्स को मैच करने के लिए हमारे माइन्यूसिया का मैच होना बेहद जरूरी है। दिस इज अ माइन्यूसिया, दिस साइन इज अ माइन्यूसिया, डेल्टा इज कॉल्ड द माइन्यूसिया। माइन्यूसिया मीन्स व्हाट इज माइन्यूसिया? इज अ साइन, समथिंग साइन, करेक्ट। तो हम फिंगरप्रिंट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वेरी मच क्लियर? एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं आता हूं अपने केस के ऊपर। केस में मैंने क्या बोला था कि पूरे सिटी की फिंगरप्रिंट्स ली गई फिर भी मैच नहीं हुआ, राइट? इसका कारण क्या था? जबकि वहाँ पे रहता था, इसका कारण क्या था कि जिस आदमी ने मर्डर किया था वो उसी सिटी का रहने वाला था, लेकिन जब पुलिस पूरे सिटी का फिंगरप्रिंट्स स्कैन कर रही थी बुला के सभी लोगों को, then he called someone from out of the city who appeared on behalf of him before the investigation. Understood? नहीं समझे? समझे? कौन बताएगा? ये लड़की को बताओ, डॉक्टर पूर्वी के पीछे जो लड़की बैठी है, कम है। सीरियल नंबर क्या है तुम्हारा? सीरियल नंबर 62। बताओ क्या, कैसे, कैसे फाइंड आउट किया उसको कि इसी सिटी का रहने वाला, और कैसे छुप गया उसका? अभी जो मैंने बताया ना केस के बारे में, वो केस के बारे में बताओ, कैसे आइडेंटिफाई हुआ, सॉल्व कैसे हुआ केस हो? कैसे? तो फिंगरप्रिंट्स मिला कैसे उनको? फिंगरप्रिंट पहले जब इन्वेस्टिगेशन किया उसमें तो फिंगरप्रिंट मिला नहीं उनको, बाद में उनको कैसे मालूम पड़ा कि फिंगरप्रिंट्स उस पर्सन का ही है? किसने किसको फ़ोन किया, कैसे पता था? स्टोरी को कंप्लीट करो, इसको ये डॉट को सारे कनेक्ट करो। उसका था ही नहीं, ओके। ओके, ठीक है, वेरी गुड, सही बोला उसने, ठीक है। क्योंकि सीरियल नंबर क्या है तुम्हारा? 62, ठीक है। तो हमारा क्राइम कैसे सॉल्व हुआ? लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हमको सीखने के लिए भी है। सीखने के लिए क्या है? वो रेस्टोरेंट में गया और उसने वाइन पिया या जो भी अल्कोहल लिया, और नशे नशे में अपनी सेकी भगाने के लिए उसने बोला कि देखो मैंने क्राइम किया है, उसके बाद भी पुलिस हमको पकड़ नहीं पाई। सी मतलब उसने अपना एविडेंस खुद का दिया उसने। तो इससे हमको सीख क्या मिलती है? दारू पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? पीनी चाहिए। हाँ, कारण बताओ क्यों पीनी चाहिए? कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। अच्छा, पीने के बाद कम बोलना चाहिए, लेकिन पीने के बाद तो तुम्हारा माइंड तो काम करेगा नहीं, करता है? अच्छा अच्छा, और आपका? सिमिलर केस हुआ था नवजोत सिद्धू के साथ। हाँ नवजोत सिद्धू ने जब सामने वाले को थप्पड़ मारा था, हाँ तो वो मर गया था। वो केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आई विटनेस नहीं था कि नवजोत सिद्धू ने उसको मारा था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को बाइज्जत बरी किया, ये इससे नहीं था क्योंकि आई विटनेस कोई नहीं थी। लेकिन नवजोत सिद्धू का आदत था कि ज़्यादा बोलने का। तो एक इंटरव्यू में उसने कह दिया था कि मैं कोई संत नहीं हूँ,
अगर सामने वाला मुझे मारता है तो मैं उसके ऊपर हाथ उठा सकता हूँ। इसलिए जो बंदे ने मुझे मारा था मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया था। उसने ये इंटरव्यू में कबूल किया, तो उसके वाइफ ने वो इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और बताया कि एक बयान के ऊपर में इसको सजा दिया जाए, और उसके ऊपर में फिर नौजर सिद्धू को सजा हो गई। ओके वेरी, चलो एक एग्जांपल हमारे सामने, एक एग्जांपल और भी है। हर आदमी का देखने का नज़रिया जो है अलग अलग है। अब कोई आदमी शराब पीता है और कोई शराब नहीं पीता है। अब बहुत से लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, ये सवाल पूछा गया कि शराब सेहत के लिए अच्छी है या बुरी है। हर आदमी का देखने का नज़रिया अलग है। लिसन, हर आदमी का देखने का नज़रिया अलग है। तो एक आदमी वो बोला, उठा, ये जो टीचर था, मेरी तरह टीचर था, उसने 2 गिलास लेकर आया, 2 पानी के गिलास, बिल्कुल प्लेन वाटर, दोनों गिलासों को रखा और दोनों गिलास के अंदर उसने कुछ कीड़े डाल दिए। इंस्टिंक्ट, कोई भी कीड़े मकोड़े लाया और डाला, सब पानी में चल रहे हैं, राइट। उसने क्या किया, एक अल्कोहल उठाया और एक गिलास में डाला, बिल्कुल जिसमें पानी साफ़ सुथरा था, राइट। और उसके अंदर के जो कीड़े थे, वो कीड़े उसमें से वो मर गए, मरना शुरू हो गए अल्कोहल डालने के बाद, राइट। तो फिर टीचर ने उनसे पूछा कि तुमने क्या सीखा, इसमें अल्कोहल नहीं है, देखो सारे कीड़े जिंदा है इसमें, और इसमें अल्कोहल डालने के बाद ये सारे कीड़े मर गए अल्कोहल डालने के बाद, तो तुम्हारा क्या कहना, क्या सीखा तुमने आज इसमें? तो एक आदमी खड़ा होकर बोला, सर शराब पीना अच्छा है क्योंकि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। हाँ, तो उसके देखने का नज़रिया क्या है? वो बोला शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, इसके लिए शराब हमको पीना चाहिए। तो उसके देखने का नज़रिया है। थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, लिमिटेड, डॉक्टर भी कई बार बोलता है लेना चाहिए, लेकिन मैं उस केस को क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? अगर उसने शराब नहीं पिया होता तो शायद उसने नहीं बोला होता, और नहीं बोला होता, और नहीं बोला होता तो उसको सज़ा भी नहीं हुई होती। पॉसिबल था ये। एक जैसे मैं डॉट को कनेक्ट कर रहा हूँ कि क्या उसके बचने के चांसेस थे और क्यों फंस गया वो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर 12 में जो 90% यूज किया जाता है, वहाँ पे स्पेशल जो पुलिस होते हैं उसका एक बंदा वहाँ पे बैठा रहता है, तो उसके जो ये रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, खबरी, तो 90% जैसे बाद में रहने की हाँ, रहते हैं, सही बोल रहे हो। ये पीने के बाद में कोई ना कोई ऐसा, अगर उनको कुछ सूझने दे तो क्या रहता है, सब जो बाहर रहते हैं उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वहाँ से वो ये निकालते हैं कि कोई ना कोई खबरी वहाँ से बेचने जाए। तो 90% केसेस में ऐसे होता है कि बाहर में बैठने के बाद में एक तो एज स्कूल बताता है या उसका कोई साथी होता है वो बताता है कि हमने ऐसे किया था, क्योंकि मुझे एक केस पता है, यहाँ पे हुआ था किडनैपिंग का केस था, 10 साल हुआ था, 10 साल में वो किडनैपिंग किसने किया पता नहीं चल रहा था, लेकिन जिसने किडनैपिंग किया था उसके लिए साथीदार था, उसने बाद में बता दिया कि भाई अरे क्या होता है उधर किडनैपिंग का प्लान कर रहे थे, उसने बोला किडनैपिंग करके उधर क्या होता है, हमने किया ऐसा किया था, हमें पता नहीं चला, और बाद में खबरें ने पुलिस को बताया, उसको उठाया। ऐसा होता है, सही सही बोल रहे हो, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इंद्राणी मुखर्जी के केस में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, इंद्राणी मुखर्जी के केस में भी ऐसे हुआ था, सही। ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। यस, Any murder, हाँ, murder हो गया, उनको मालूम है कि इसने ही किया, that fellow had committed the crime. But if I want to defend it, is there a possibility that I can say in the time system? यू आर अपेयरिंग एज ए एडवोकेट, राइट, हाँ, और आपके क्लाइंट ने मर्डर किया, आपको मालूम है, हाँ, तो उसका केस आपको डिफेंड करना चाहिए, नहीं करना, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ, डिफेंड अगर मैं करता हूँ ऐसा डिफेंड हाँ, तो ऐसा ये सवाल बहुत बार सामने आता है, एथिक्स के बारे में बात होती है या हमारे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होती है, लेकिन लॉ क्या बोलता है कि वी आर नॉट द जज, वी आर द ओनली एडवोकेट्स। तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपने क्लाइंट को डिफेंड करें। अगर उसने क्राइम किया भी है और हमने केस ली है तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केस हम उसके लिए फाइट करें। वो गिल्टी है या नहीं है, ये सज़ा देने का अधिकार केवल और केवल कोर्ट को है। यू आर हाँ, आपने ये कमिट किया कोर्ट के अंदर, ठीक है। अगर कोर्ट के अंदर आपने कमिट किया और ये आपने एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाए कि आपने गुस्से में हो गया या एक्सीडेंटली हो गया, तो कोर्ट आपको इमीडिएट सज़ा सुना देगी, गो टू जेल।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी दैट वो गुस्से में हो गया या ऑफकोर्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बोला कि हमने उसको आया था, हमने बंदूक मेरे पास थी, उसने गाली दिया, मैंने मार दिया उसको, मेरा दिमाग ठीक नहीं था। लेकिन दिमाग ठीक नहीं था, यू हैव टू प्रूव इट, अदरवाइज यू आर एक्सेप्टिंग बिफोर द कोर्ट कि यू हैव कमिटेड द क्राइम। तो सामने वाले का दिमाग ठीक नहीं था या व्हाटएवर जो भी सरकमस्टेंस है भाई, वो मुझे मारने आया और मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में अपने कोई क्राइम कमिट किया है या सामने ऊपर अटैक किया है, अपने सेल्फ डिफेंस में किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें को है ना प्रूव करने के लिए। डिपेंड टू केस, कम टूगेदर देन इट्स द पर्सन। केवल आप अच्छा ड्राफ्ट करते हो, आप अच्छा आर्गूमेंट नहीं कर सकते हो तो आप नहीं जी सकते। आज के लोगों का केस क्या होता है, वो अच्छे से एडवोकेट्स हैं, वो ड्राफ्टिंग के लिए किसी और को हायर करते हैं कि बॉस मेरा ड्राफ्टिंग करना है, ड्राफ्टिंग करके दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस बॉस। जब हम लोग इधर आया, हेलो, जब हम कोई भी कोर्ट में केस आता है तब बहुत से एडवोकेट क्या करते हैं, वो किसी ड्राफ्टर को ड्राफ्टिंग करने के लिए देते हैं केस अपना, कि ये मेरा केस है, ये ड्राफ्ट करके आप मुझे दे दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऑफकोर्स होता है। तो तुम इमेजिन करो, केस की स्टडी हमने की है, सारा लॉ हमको मालूम है, इन आउट हमको मालूम है, और हम थर्ड पर्सन को ड्राफ्टिंग के लिए दे रहे हैं, तो क्या जस्टिस कर सकता है? क्या आप कुछ नहीं कर सकते हो। तुम कितना भी उसको करो, ये चेंजेस करके लाओ, वो चेंजेस करके लाओ, ये चेंजेस करके लाओ, तो भी वो नहीं कर पाएगा। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत से एडवोकेट्स केस फाइल करते हैं लेकिन आर्गूमेंट खुद नहीं करते, किसी और को बुलाते हैं एज ए काउंसिल, एज ए सीनियर एडवोकेट। ये रेगुलर प्रैक्टिस है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऑफकोर्स होता है। सपोज तुमने सारे केस पे काम किया, ड्राफ्टिंग किया, ए और डेट मालूम है, तुमने सालों साल काम किया, और 10 महीने के लिए काउंसिल आके क्या उस केस को उतना रिप्रेजेंट कर सकता है जितना तुमने 2 साल में किया है? इसे पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है या नहीं है? नहीं पॉसिबल है। फिर भी हम उसको लाखों रुपये फीस देते हैं 5 मिनट की, जिस पे हमने 2 साल काम किया है। हम खुद आर्गूमेंट नहीं करते हैं, हम उनको बुला के करते हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। हम ड्राफ्टिंग अच्छा कर पा रहे हैं तो हम आर्गूमेंट सही नहीं कर पा रहे हैं, आर्गूमेंट कर पा रहे हैं तो वो ड्राफ्टिंग नहीं आती है। हमको बोलना भी आता है, लेकिन कोर्ट के सामने जाने के बाद हमारे मन के अंदर बहुत सी हेजिटेंसी रहती है कि कोर्ट के सामने कैसे प्रेजेंट करें, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी हमको इस मूड कोर्ट में हमको डेवलप करनी है। मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट पैकेज के साथ आओ। कंप्लीट पैकेज मीन्स कंप्लीट पैकेज। एडवोकेट हो, ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए, आर्गूमेंट भी आना चाहिए, एविडेंस भी आनी चाहिए, कोर्ट के सामने भी जाना चाहिए, पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट पूरी कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ताकि जब यहाँ से सीखने के बाद जाओ, जब बाहर जाओ तो यू द क्या बोलते हैं उसको, अगर मान लो किसी को वॉरियर और उसको युद्ध के मैदान में विदाउट आर्म्स भेज दिया जाए, क्या होगा उसका? नहीं टिक पाएगा। उसको एक्स्ट्रा बंदूक भी दी जाती है, एक्स्ट्रा गोली भी दी जाती है, जरूरत पड़ेगा मिसाइल भी लेके जाओ, बंदूक से आम नहीं चलेगा तो मिसाइल जो वहाँ पर जाके खाएगा। तो ये जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमारे सारे वेपन्स हैं। और लॉ हमारा इंस्ट्रूमेंट है, लॉ हमारा वर्डिक्ट नहीं है। लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं वर्डिक्ट के लिए। यू मस्ट बी इक्विप्ड विद ऑल द ऑर्डर्स। तो कभी भी लाइफ में ऐसा अपने बारे में मत सोचो कि मैं अच्छा ड्राफ्ट कर सकता हूँ, अच्छा आर्गूमेंट कर सकता हूँ, मैं अच्छा दिख सकता हूँ या अच्छा दिख सकती हूँ, या मैं कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। दिस स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी देयर। ऑलवेज देयर कि मैं ड्राफ्टिंग भी अच्छा करती हूँ, ड्राफ्ट भी अच्छा करता हूँ, आर्गूमेंट भी अच्छा कर सकता हूँ, कोर्ट के सामने मैं खड़ा भी हो सकता हूँ। ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए। इस इज मैंडेटरी। एक बेस्ट अगर एडवोकेट बनना है तो, अगर नहीं बनना है तो फिर यहाँ से पास आउट होकर जाओ, किसी ड्राफ्ट कराओ, किसी आर्गूमेंट कराओ, बीच का कमीशन खाओ, वही हो जाए। अब कौन सी लाइफ तुम्हें जीनी है, किस तरह अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न कि हाउ टू डेवलप योरसेल्फ। यहाँ पे क्या तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है, कैसे बात करें, कैसे लिखें, कैसे प्रेजेंट करें, कोर्ट में कैसे जाए। यहाँ पे यू कैन आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, राइट? तो इन फ्यूचर कभी भी ऐसी तरह की जिनमें बातें हो तो यू रेज द क्वेश्चन, रेज योर वॉइस, कुछ भी विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट? ठीक है, आज का सेशन खत्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन में मैं अपडेट करूँगा किसके साथ मिलेंगे।
एनी क्वेश्चन आज के बारे में कुछ